डीआरडीओ की तरफ से अभी आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें आकाश एनजी मिसाइल की परफॉर्मेंस को टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंस बताया गया है। पहली बार भारत की कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से अभी एक नई एंटी ड्रोन सिस्टम को डिस्प्ले किया जाने वाला है। भारत की तरफ से अभी चिली को ब्रह्मोस मिसाइल से लेके वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट तक को ऑफर करने का प्लान किया गया है। भारत और साउथ कोरिया के बीच अभी माइनस्फीयर वेसल्स को लीज पर लेने के लिए बातचीत होने वाली है। और अंत में चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना की J-16 एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन किसी भी SU-30 प्लेटफॉर्म से काफी बेहतर है। तो ये जो क्लेम है कितना सही है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश एनजी मिसाइल को लेकर है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से भी मंगलवार को आकाश एनजी मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है। इस टेस्ट को राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया था। ये आकाश मिसाइल सिस्टम का सबसे एडवांस वेरिएंट होने वाला है और अभी इसे एक मोबाइल ट्रक से फायर किया गया था। इसे अभी बोथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसे अभी किसी भी हाईली मैन्युअल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक मंगलवार को जो टेस्ट किया गया था उसमें आकाश एनजी की परफॉर्मेंस को काफी बेहतरीन पाया गया था। यहाँ तक कि इसकी प्रिसिशन के बारे में बात करते हुए डीआरडीओ की तरफ से ये बताया गया कि इसको आप टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो एरर प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ना के बराबर पाया गया है। साथ ही आकाश एनजी वेरिएंट की एक और खासियत ये भी होने वाली है कि इसको लो आरसीएस वाले टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि स्टेल टारगेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की कंप्लीट पाथ को अलग अलग तरह के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की मदद से और रडार की मदद से ट्रैक किया गया था और लॉन्च से लेकर टारगेट को इंटरसेप्ट करने तक की डाटा को अभी रिकॉर्ड किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक इस मिसाइल को अभी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है इसके कुछ ट्रैक्ड वेरिएंट भी बनाए जाएंगे जैसे इसकी प्रीवियस वेरिएंट के साथ बनाया गया था। इसके अलावा अभी इसकी स्पीड के बारे में बताते हुए डीआरडीओ की तरफ से कहा गया कि इसकी एवरेज स्पीड मार्क 2.5 तक होने वाली है और इसे सरफेस वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हो सकता है आगे चल के इसकी नेवल वेरिएंट्स को भी डेवलप करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी ड्रोन से रिलेटेड खतरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अभी हमारे मेन राइवल चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में चाइना के पास अभी स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी मौजूद होने की खबर सामने आ चुकी है, जो कि आगे चल के भारत के लिए काफी खतरा पैदा करने वाला है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी डीआरडीओ की तरफ से अपनी खुद की एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया गया, जिसकी रेंज अभी लगभग 2.5 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन अभी पहली बार इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाना शुरू किया गया है और CNBC में एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस की तरफ से अभी एक नई एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए अभी अदानी डिफेंस जेट एक्सेस अनमैन्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बातचीत कर रही है और उनकी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को बेस करके कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी एयरपोर्ट में काउंटर ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया है, तो इसके लिए अभी अदानी डिफेंस को कुछ कंडीशनल एक्सेप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंदर वो अभी अपनी खुद की एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। अभी तक इसको मिलिट्री यूज के लिए डिप्लॉय किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक अपडेट तो नहीं आया, लेकिन इसमें DGCA इन्वॉल्व है, तो मेनली इसको शायद अभी सिविल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करने का एम रख के डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। आप सभी जानते हैं कि 2025 तक भारत $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत अभी अपनी सभी इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के ऊपर काफी ज्यादा जोर दे रहा है। हाल ही में भारत और चिली के डिफेंस कंपनीज के बीच एक जॉइंट वेबिनार को अरेंज किया गया था और इसमें दोनों ही देशों के मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल थे और वो एक दूसरे के साथ जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक चिली में बस एक ही इंडियन कंपनी एक्टिव था, जिसका नाम MKU लिमिटेड था और ये मेनली चिलियन डिफेंस फोर्सेस के लिए आर्मर और बैलिस्टिक हेलमेट को सप्लाई कर रही थी। लेकिन अभी कुछ और इंडियन कंपनी भी चिली की मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और अभी हाल ही में L&T की तरफ से भी चिलियन नेवी के लिए वॉरशिप्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया है और चिली की रूल के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी को चिली के डिफेंस फोर्सेस के लिए कुछ भी सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है तो उनको सबसे पहले चिली में अपने कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी भारत भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और अभी भारत की अलग अलग मेजर डिफेंस इंडस्ट्री जैसे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अजिस्ता इंडस्ट्रीज, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसे कंपनी चिली में जाकर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। साथ ही आगे चल के HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड
फोर्ड, BML और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी, ये सभी जाके चिली में अपना नाम रजिस्टर करने वाले हैं। पहले भी आपको ये बात पता होगा कि भारत अभी चिली को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था और अभी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भारत वॉरशिप्स को भी चिली को एक्सपोर्ट करने का ऑफर दे रहा है, जो कि लगभग एक पैकेज के तौर पर चिलियन नेवी को ऑफर किया जाएगा और इससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगला अपडेट भारत और साउथ कोरिया को लेकर, जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर अभी 2 दिन की भारत गस्त पर आए हुए हैं और इसी बीच दोनों देशों की डिफेंस रिलेशन को लेकर और बायलैटरल इशू को लेकर बातचीत होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान भारत और साउथ कोरिया के बीच माइनस्वेयर वेसल की टेंडर को लेकर भी बातचीत किया जाएगा, जो कि पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और साथ ही बियो सिस्टम की डील को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन अभी इसको लेकर कुछ और ही खबर सामने आ रही है, जैसे कि अभी हमारे पास एक भी माइनस्वेयर वेसल मौजूद नहीं है। तो अगर हम अभी नए माइनस्वेयर वेसल को खरीदने के लिए टेंडर को फाइनल कर देते हैं तो ये वेसल हमें मिलते मिलते कम से कम 5 साल लग जाएंगे। इसी वजह से अभी हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर वेसल को लीज पर लेने का सिस्टम ऐड किया गया है और इसमें माइनस्वेयर वेसल को भी लीज पर लिया जा सकता है। हाल ही में भारत की तरफ से ड्रोन्स को लीज पर लेना शुरू किया गया है और अभी आगे चल के एरियल टैंकर्स को भी भारत लीज पर लेने वाला है। अभी यूनाइटेड स्टेट, रशिया और साउथ कोरिया के पास माइनस्वेयर वेसल्स मौजूद हैं, तो ये तीनों अभी इंडियन नेवी की माइनस्वेयर लीजिंग टेंडर में भी शामिल होने वाले हैं। इसी वजह से अभी साउथ कोरिया के साथ मिलकर माइनस्वेयर वेसल्स को लीज पर लेने के लिए बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा है और हो सकता है आगे चल के इसको खरीदने के लिए भी फॉर्मल टेंडर को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अभी K9 वज्र T गन्स एक और फॉलो ऑन ऑर्डर को लेकर भी बातचीत किया जा सकता है। इनिशियली जिन 100 गन्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, उन सभी को अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल गन्स को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है फॉलो ऑन टेंडर को भी प्लेस करने के लिए डिस्कशन किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना को लेके, तो रिसेंटली यूरेशियन टाइम एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया था कि चाइना के एक जाने माने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का कहना है कि चाइना की तरफ से अभी जो J-16 एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है, ये किसी भी रशियन ओरिजिन फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट से बेहतर है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि रशियन ओरिजिन Su-30 का एक चाइनीज कॉपी है, लेकिन इसमें चाइना की तरफ से अपने तरफ से कई सारे सिस्टम ऐड किए गए जिससे ये ओरिजिनल Su-30 से काफी बेहतर बन चुके हैं। अब इस आर्टिकल को लेकर काउंटर आर्टिकल भी द वीक में पब्लिश किया जा चुका है, लेकिन उसमें भी चाइनीज आर्टिकल को काउंटर करने लायक कोई खास पॉइंट नहीं दिया गया था, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम अभी चाइनीज एक्सपर्ट की क्लेम को लाइन बाय लाइन काउंटर करने वाले। वैसे सबसे पहले चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये स्टेटमेंट देने के पीछे इरादा इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK एयरक्राफ्ट को काउंटर करना था और वो चाइनीज J-16 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले Su-30 MK के एयरक्राफ्ट को अब तक का सबसे बेहतरीन Su-30 बताया था, जिसको अभी चाइना इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद J-16 को इसका चाइनीज डेरिवेटिव बताकर इसको Su-30 MK के एयरक्राफ्ट से एक जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट बताया था। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि Su-30 MK के नॉर्मली एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो अगर चाइनीज एक्सपर्ट J-16 को इससे एक जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट बताते हैं तो इसका मतलब ये कि J-16 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि J-16 एक मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है जो कि किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसमें Su-30 की तरह कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आती और ये एक फ्लॉलेस एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर एक सवाल ये कि चाइना भले ही एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लेता है, लेकिन बाद में इनके काफ़ी सारे इशू सामने आते हैं और अभी तक चाइना की तरफ से इनके लिए इंजन को बनाया नहीं जा सका है। और ये जो J-16 एयरक्राफ्ट है उसमें WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिलहाल चाइना के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बेहतरीन इंजन है, लेकिन ये भी रशियन ओरिजिन इंजन का एक कॉपी है और इसमें भी काफ़ी सारे बग सामने आते हैं और ये आज तक फ्लॉलेस नहीं हो पाए। यहाँ तक कि चाइना अपनी J-20 के लिए भी एक सही इंजन को डेवलप नहीं कर पा रहा है और ऐसी हालत तब होती है जब हम किसी चीज की बेसिक को जाने बिना ही उसको देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और लिटरली चाइना की इंजन डेवलपमेंट और मेरी 3D डिजाइन, इन दोनों की हालत एक जैसी है। मतलब मैं देख के कुछ भी बना लेता हूँ, लेकिन बाद में जैसे ही सब डिवीजन सर्विस मॉडिफायर ऑन होता है तो छोटे छोटे इशू सामने आने लगते हैं, जिनको ठीक करने में आप भावनाओं को समझ सकते हैं कैसी हालत होती है। फिलहाल ठीक वैसा ही हालत अभी चाइना का, और वो किसी भी चीज को देख के बना तो लेते हैं, लेकिन जब बना लेते हैं उसके बाद काफी सारे दिक्कतें सामने आते हैं जो कि मेनली बेसिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिलहाल इसी चीज को ठीक करने के लिए चाइना की तरफ से अभी रशिया से Su-35 को भी खरीदने का फैसला किया गया था, ताकि वो इसकी इंजन को कॉपी करके J-20 के लिए एक इंजन को बना सके और उसी इंजन को बाद में आगे चल के J-15 या J-16 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सके। फिलहाल एक चीज जो J-15 या J-16 प्लेटफॉर्म को Su-30 से अलग करता है वो इनका वेपन सिस्टम है। चाइना की
की तरफ से इनमें अपनी खुद की मिशन कंप्यूटर को डाला गया और इसमें पूरी तरीके से चाइनीज वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रशियन ओरिजिन SU-30 से थोड़े अलग है, लेकिन बाकी किसी भी एंगल से देखें तो ये रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म से बेहतर नहीं माने जा सकते। एक और चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया और वो ये था कि चाइना की J-16 प्लेटफॉर्म में एक AESA रडार को इंटीग्रेट किया गया, जो कि फिलहाल इसको SU-30 की PSA रडार से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन जैसे कि J-16 SU-30 को बेस करके बाद में डेवलप किया गया है, तो इसे अगर रशिया की वर्तमान की SU-30 SM प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करे या अगेन सुपर सुखोई के साथ कंपेयर करे तो रशियन सिस्टम इनको आउट परफॉर्म करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को याद होगा 1 या 2 दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि एससीओ समिट के दौरान भारत, चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर एक जॉइंट एंटी टेरर ऑपरेशन को करने की बात सामने आई थी। इस एक्सरसाइज का नाम पावी एंटी टेरर 2021 रखा गया था और इसे रैड्स की मीटिंग के दौरान फाइनल किया गया था। अब इसे इस बार पाकिस्तान होस्ट करने वाला और एससीओ समिट के अंदर शामिल सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि अभी तक भारत इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक इसमें भारत को इन्वाइट नहीं किया गया। अब जैसे कि इसको इस बार पाकिस्तान की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, तो जिन जिन देशों को पाकिस्तान की तरफ से इसमें इन्वाइट किया जाएगा वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। इसे अभी पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी पाकिस्तान की मीडिया डॉन में यह बताया गया कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसमें भारत को इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। और अगर वो इन्वाइट नहीं करेंगे तो भारत इसमें शामिल नहीं होने वाला। लेकिन पिछले साल भी भारत को इसमें इन्वाइट किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से इसमें अपने ट्रूप्स को भेजा नहीं गया था और सिर्फ इसमें पाकिस्तान और चाइना की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी को पता होगा कि क्वाड को अभी जल्दी जल्दी एक्टिव करने की कोशिश किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों में इसको पेपर से रियलिटी में बदलने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी तो चाइना की तरफ से सीधे तौर पर क्वाड को अपोज करना शुरू किया गया है और अभी चाइना की तरफ से सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट को वार्निंग देते हुए कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रीजनल पीस को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को बनाने की कोशिश करके इंडो पैसिफिक रीजन में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। और इसे आगे चल के इस रीजन में काफी हद तक तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने मीडिया से बात करते हुए कहा क्वाड को भी फॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अभी लोगों के मन में क्वाड को लेकर जो भावनाएं हैं उससे क्वाड थोड़ा अलग होने वाला है। नॉर्मली इसे लोग एक मिलिट्री अलायंस समझ रहे हैं या फिर नेटो की तरह समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने वाला है। इसे सिर्फ एक मिलिट्री कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनाया जाने वाला है, जिसे हम इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ पैसेज को और फ्री ट्रेड को प्रमोट करने वाले हैं। साथ ही क्वाड के सभी मेंबर सभी इसे एक दूसरे के साथ बेहतर मिलिट्री कोऑपरेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि हम इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कर सकते हैं, एक दूसरे के नेवल बेसेस को एक्सेस करने वाले हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन इसे किसी भी तीसरे देश को एम करके बनाया नहीं जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो मेन फोकस रहने वाला है वो ज्यादातर मिलिट्री इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करके होने वाला है। हालांकि कहने के लिए इसको भी चाइना की ग्लोबल प्रेजेंस को कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऑफिशियली ये नेटो जैसा नहीं है जिसको साथ मिलकर किसी तीसरे देश की बैंड बजाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।